नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस मंच में बहुत-बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत कुशलता पूर्वक होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आंतरिक अशांति के आधार पर 25 जून 1975 को पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी। उसमें बहुत सारे हमारे जो निर्दोष लोग थे, राजनीतिक, सामाजिक, उनका एक तरह से उनके अधिकारों का हनन किया गया, उनको जबरदस्ती बंदी बनाया गया, उनके साथ बहुत सारी ज्यादतियाँ की गई। तो आज इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे बीच में मिस्टर अमित जी उपस्थित हैं। एक प्रश्न हमारा और आपसे छूट गया है मेरा कि 25 जून 2025 को 77 साल पूरे होने जा रहे हैं हमारे इस आपातकाल को लगे हुए। ऐसा नहीं है कि आपातकाल लगा नहीं है, बीच-बीच में आपातकाल लगते रहे हैं। तो इसी मुद्दे पर आज बात करने के लिए हमारे बीच में मिस्टर अमित जी उपस्थित हैं। जानते हैं मिस्टर अमित जी से आपातकाल के बारे में, ये क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, ये कानूनी जानकारी भी रखते हैं, ये लॉ के विद्यार्थी भी हैं। तो मुझे लगता है कि क्योंकि मैं तो लॉ की विद्यार्थी नहीं हूँ, तो मेरा इतना अच्छा इस विषय पे मेरा कमांड नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मिस्टर अमित जी से मैं बहुत बारीकी सवाल करूँ और आप तक वो सभी जानकारी पहुंचाने का मैं काम करूं। तो मिस्टर अमित जी, पुनः आपका हमारे इस मंच में बहुत-बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद डॉक्टर रिंकी, ये मुद्दा रखने के लिए या ये इशू दर्शकों के सामने रखने के लिए और आपको भी धन्यवाद ये मौका देने के लिए। जो भी आप सवाल करेंगे मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारी अपनी जानकारी है उस आधार पर बातचीत को किया जाए। बिल्कुल। पहला सवाल हमारा अमित जी आपसे ये है कि हम सभी जानते हैं कि भारत के संविधान में आपातकाल लगाने की व्यवस्था की गई है। भारत में आपातकाल आंतरिक व्यवस्था के नाम पर पहली बार श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा 5 जून 1975 ईस्वी को लगाया गया था। वह कौन सी परिस्थिति थी जिसके कारण श्रीमती इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाने की जरूरत पड़ी? ऐसा कौन सा उस समय दौर था, क्या ऐसी कंडीशन बनी कि उनको तत्काल में लगाना पड़ा? बताएंगे थोड़ा हमारे दर्शकों को आप। डॉक्टर रिंकी धन्यवाद। और बस एक करेक्शन है, जो 5 जून नहीं है, शायद 25 गलती से जून। आपने 25 जून 1975 को जो इमरजेंसी लगाई गई थी। और एकदम आपने सही कहा कि इससे पहले भी इमरजेंसी की घोषणा होती रही है, खास करके एक्सटर्नल एग्रेशन और युद्ध के नाम पर जो है। ये 1962 में भी हुआ था, 65 में भी हुआ था और 1971 में भी हुआ था। और बजाबते ये लगभग चलता ही रहता था जब भी पाकिस्तान से, चाइना से युद्ध। तो ऐसा नहीं कि इमरजेंसी लगा नहीं है। दर्शकों को थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि भारत के संविधान में 3 तरह के आपातकाल की व्यवस्था है और एक है उसमें राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी जिसको कहते हैं। और वो नेशनल इमरजेंसी की व्यवस्था भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 में 352 में दी गई है, जिसके 3 ग्राउंड माने जाते हैं कि दिया हुआ है। और ये खास करके संविधान के 44वें संशोधन से पहले 3 ग्राउंड थे उसमें। एक तो वॉर था, दूसरा एक्सटर्नल एग्रेशन, युद्ध, बाहरी आक्रमण, और इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक अशांति, जिसका जिक्र आपने किया। ये 3 ग्राउंड थे उसमें संविधान के अनुच्छेद 352 में। दूसरा जो आपातकाल माना जाता है वो स्टेट इमरजेंसी, मतलब राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल को भी एक फॉर्म ऑफ आपातकाल माना जाता है। और तीसरा है फिनेंशियल इमरजेंसी, जो संविधान के अनुच्छेद 360 में दिया है। एक 352 है जो राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है, एक 356 है जो राज्यों में संवैधानिक मशीनरी फेल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाने की बात करता है, और तीसरा है फिनेंशियल इमरजेंसी जो कभी नहीं लगा है भारत में। तो जब ये आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया ये पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा, उससे पहले की कुछ परिस्थितियों का जिक्र करना बड़ा जरूरी है। और ये भी बताना जरूरी है कि ये प्रेसिडेंट के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है, और उस समय भारत के प्रेसिडेंट थे फखरू अली अहमद।
और कहा जाता है कि ऑल ऑफ सडन ये किसी कैबिनेट मेंबर को भी नहीं पता था कि भारत में इमरजेंसी लगने जा रही है। लेकिन उससे पहले कुछ घटनाएं हुई थी। वो घटनाएं, 2-3 घटनाओं का मैं जिक्र करूंगा जो काफी अहम है दर्शकों को जानने के लिए। सबसे पहले कि भारत की आर्थिक स्थिति बड़ी खराब परिस्थिति से गुजर रही थी। 1971 में जो चुनाव हुए, चुनाव के बाद ही उसी उसी मतलब चुनाव में जो इंदिरा गांधी जी को जो जीत मिली, क्योंकि 1971 का दौर याद करिए, भारत पाकिस्तान का वॉर होता है और उसी वॉर में क्या होता है, बांग्लादेश का निर्माण। वो बहुत बड़ा अचीवमेंट था जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी को दुर्गा का स्वरूप, काली का स्वरूप बताया गया। लेकिन इकोनॉमिक हालात बहुत बुरे थे, महंगाई बहुत बढ़ी हुई थी, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा था, करप्शन अपने सबसे उच्चतम स्तर पर था। और इसी दौरान इसी दौरान आप गुजरात की परिस्थिति बदलने लगी। वहां स्टूडेंट रोड पर आ गए, महंगाई की वजह से, फी बढ़ोतरी की वजह से। वो आग बढ़ते 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 बिहार की तरफ चला गया और बिहार में छात्र संघर्ष समिति बन गया। वहां पर सरकार थी अब्दुल गफूर की। वहां का फेमस जो बीएन कॉलेज है, पटना यूनिवर्सिटी है, वहां छात्रों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया मेस बिल के नाम पर, महंगाई के नाम पर, छात्रों को जो फी देना पड़ेगा उसके नाम पर। और परिस्थितियां और क्या हुआ, तुरंत वहां लाठी चार्ज वहां की सरकार ने, और वहां की सरकार कांग्रेस की सरकार थी। सब लोग त्रस्त थे। और उसी समय एक और घटना घटती है 12 जून 1975 को। 12 जून 1975 को एक पॉलिटिशियन, सोशलिस्ट पॉलिटिशियन हुए राज नारायण जी। वो चुनाव लड़े थे 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ रायबरेली से, यूपी के रायबरेली से, और उसमें वो हार गए थे। और हारने के बाद उन्होंने एलिगेशन लगाया था, हाई कोर्ट में पिटीशन डाला था कि इंदिरा गांधी ने वोटिंग में रिगिंग किया है, स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल किया है और उन्होंने जीत हासिल की। और इस प्रकार से वहां के हाई कोर्ट ने, जगमोहन लाल सिन्हा 12 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी को, प्रधानमंत्री को, उनके चुनाव से डिस्क्वालीफाई कर देते हैं और कहते हैं कि 5 साल, अगले 5 साल अब कोई चुनाव नहीं लड़ सकते। इसका अपील होता है, उस पर स्टे लग जाता है। वो एक अलग कहानी है जिसको मैं नहीं बताना चाहता, वो बहुत लंबा एक लीगल हुआ है। लेकिन उनके खिलाफ डिसीजन हुआ। ये पहली बार था भारतीय इतिहास में कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को कोर्ट में हाजिरी देनी पड़ी, पेश होना पड़ा, और पेश होने के बाद उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब डिस्क्वालीफाई होने के बाद सर्टेनली मामला ऊपर गया। और इसी समय एक और चीज चल रही थी, जुडिशियरी और सरकार में बड़ा तनातनी चल रहा था। केशवानंद भारती का केस 1973 में आ गया था और उस केस में कहा गया था कि भारत के संविधान के कुछ मूल ढांचे हैं जिसको सरकार नहीं बदल सकती। लेकिन उसमें यह भी कह दिया गया कि सरकार चाहे, पार्लियामेंट चाहे तो बदलाव कर सकती है कुछ चीजों को छोड़कर। और इन्होंने क्या किया, भारत के संविधान का 42वां संविधान संशोधन, इस डिसीजन के और इन सारे कंटेक्स्ट में जब आप देखें, उसको कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। लगभग सारे प्रोविजन को अपने हिसाब से इन्होंने बदल डाला। और ये इन सारी परिस्थितियों में, और ये वही परिस्थिति है कि जब बिहार में वहां के एक नेता हुए, आजादी के आंदोलन के नेता, गांधी जी के शिष्य जेपी ने, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दे दिया। उन्होंने रामलीला मैदान में जो रैली की, उन्होंने कह दिया कि इस सरकार का कोई भी आदेश पुलिस और प्रशासन को मानने की जरूरत नहीं है। ये सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। अब ये उस समय के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के लिए बड़ी खतरे की घंटी नजर आई। और उन्होंने न आओ देखा न ताओ देखा, बिना कैबिनेट के डिसीजन से, बिना कैबिनेट का फैसला या मशविरा के ही रातों रात उन्होंने इमरजेंसी का रिकमेंडेशन कर दिया और इमरजेंसी थोप दी गई। सवेर होते होते जितने विपक्ष के नेता थे, उन विपक्ष के नेताओं में केवल जेपी नहीं है, उसमें उस समय का जनसंघ भी हुआ करता था। आज की बीजेपी, उस समय का जनसंघ, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट,
उन सारे नेताओं को जेल के अंदर ठूंस दिया गया, उनकी एक्टिविटी को बंद कर दी बिना गई। वजह बिना बताया। हाँ बिना 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 वजह के, मतलब इसमें ये प्रोविजन है जो संविधान का 352वां अनुच्छेद है, उसमें ये प्रोविजन है कि जब इमरजेंसी घोषित की जाती है तो कुछ अधिकारों को, जैसे राइट टू लाइफ जो आपके अनुच्छेद 20 में है और 21 में है, उसको छोड़ करके 20 और 21 को छोड़ करके सारे आपके राइट सस्पेंड कर दिए जाएंगे। मतलब आप कोर्ट नहीं जा सकते उसको लागू कराने के लिए। यही नहीं, सेंसरशिप लागू करा दिया गया। ठीक है, सारे न्यूज़पेपर्स को उन सरकार के परमिशन से कोई बात छापनी होती थी। ठीक है, यही नहीं, संजय गांधी का भी रोल यहाँ देखा जाना चाहिए, कुछ ब्यूरोक्रेट्स के भी रोल देखे जाना चाहिए जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान इतनी ज्यादतियां की। जो नसबंदी का कार्यक्रम था संजय गांधी का, वो भी किया। तुर्कमान गेट, चांदनी चौक, जो अल्पसंख्यक थे उनको जबरदस्ती मतलब मैंडेट दिया गया। ये बात बताता है कि इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर होने के नाते जो सरकार चला रही तो उसके पैरेलल भी एक सत्ता चल रही थी, जो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हम लोकतंत्र में नहीं, राजतंत्र में, किसी राजकुमार के राज में रहे। तो ये जो आपने कहा कि अल्पसंख्यक के साथ ऐसा हो रहा था, तो मुझे लगता है कि सिर्फ अल्पसंख्यक के साथ ही हो रहा था कि सभी जाति के पुरुषों के साथ ऐसा हो रहा था? देखिए, सभी जाति के पुरुषों के साथ तो हो ही रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा नोटोरियस जो वो हुआ, वो तुर्कमान गेट जो यहाँ चांदनी चौक के पास जहाँ भी है, वहां पे उनके एक फेवरेट ब्यूरोक्रेट हुआ करते थे, उन्होंने मतलब कोटा फिक्स कर रहा था, मतलब अत्याचार की कोई सीमा भी जो होती है वो भी उन्होंने पार कर दिया था, और जबरदस्ती नसबंदी कराने के लिए, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, ये सारी चीजें इस इमरजेंसी के दौरान हुई। तो कहने का मतलब कि ये परिस्थितियां थी जिस परिस्थितियों में इंदिरा गांधी कहती हैं, या आज भी कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग जस्टिफाई करते हैं कि उस समय की ये जो परिस्थितियां हैं, उसी परिस्थितियों की वजह से इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी, मतलब आंतरिक अशांति के नाम पर इमरजेंसी भारत के ऊपर लगाया। लेकिन बहुत सारे लोग जो इसके पीड़ित हैं वो कहते हैं कि ये जरूरी नहीं था कि इस तरह का इमरजेंसी लगा करके इसका सॉल्यूशन निकाला जाए। आज जो पीड़ित लोग हैं जो उसको झेल चुके हैं, वो कहते हैं कि उस समय ऑप्शन था बातचीत का, लेकिन बातचीत का सहारा नहीं लिया गया, क्योंकि इंदिरा गांधी के आसपास एक कोटरी था, कोटरी मतलब एक लॉबी था जो हमेशा उनको इस तरह के फैसले लेने के लिए मजबूर करता था, उनको सलाह देता था, और ये एक लोकतंत्र पर धब्बा के रूप में लगाया गया। आपको याद होगा जॉर्ज फर्नांडिस के बारे में, उनको पकड़ने के लिए किस तरह तरह के मतलब फोर्स लगाए गए, लेकिन वो भी एक ऐसा बंदा था जो 1.5 मिलियन कहा जाता है मजदूरों को हड़ताल के लिए उतार दिया था, पूरे रेलवे को उन्होंने ठप कर दिया था। आज तक भारत के इतिहास में वैसा स्ट्राइक नहीं हुआ है रेलवे का। तो जो अत्याचार किए गए, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, सब लोग छुप के, आज बड़े बड़े पॉलिटिशियन जो आज हैं वो सब उस समय छुप के काम कर रहे थे। तो ये परिस्थितियां जो हैं, कुछ कांग्रेस पार्टी के लोग ये जस्टिफाई करते हैं कि ऐसी परिस्थितियां थी इस वजह से वो लगाया गया, लेकिन जो नुकसान हुआ आपके लोकतंत्र का, जो धब्बा लगा आपके लोकतंत्र के ऊपर, वो बहुत बड़ी धब्बा है। कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट, कुछ लोग जो ब्यूरोक्रेट, वो जस्टिफाई करते हैं कि उस समय डिसिप्लिन आ गया था लोगों में, महंगाई कम हो गई थी, रेलवे टाइम पे चलने लगी थी, सब लोग अपना ड्यूटी समझने लगे थे। मतलब ये बहस किया जा रहा था, ये पॉइंट कहा जा रहा था कि यहाँ पर कोई तानाशाह जब आ जाएगा ना तो भारत जल्दी विकसित हो जाएगा, यहाँ हड़तालें कम हो जाएंगी तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। लेकिन उन्हें लोकतंत्र में अधिकारों की कदर नहीं थी, जिस तरह से अधिकारों को, जो जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको इस तरह से निस्तनाबूद किया गया, इस तरह से मसल दिया गया, वो आज तक के इतिहास में भारत के नहीं हुआ है और कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। तो ये परिस्थितियां थी जो, जिसकी वजह से कहा जाता है कि इमरजेंसी लागू किया गया। अब सबके अपने अपने तर्क हैं, जो पक्ष में था वो आज भी जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, बिल्कुल, और जो विपक्ष में है वो कहता है कि नहीं, आपातकाल हमारे लोकतंत्र पर धब्बा थी। कांग्रेस के कुछ राइटर्स अभी भी लेख लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, वो परिस्थितियों ने मजबूर कर दिया। परिस्थितियों ने ऐसा कुछ नहीं। मैं अभी एक जगह मैं प्रोग्राम में थी पिछली बार, यही आपातकाल की घोषणा पे एक प्रोग्राम था नरेंद्र मोदी सेंटर पे, वहां पर उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, वो 80, 90, 95 साल के थे। वो बता रहे थे कि हमको
पुलिस आई और ऐसे उठा करके, हमको पता ही नहीं चला कि ये लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं। मेरे घर आए, मेरा दरवाजा तोड़े और मुझे उठा करके मुझे जेल के अंदर डाल दिया। 8 महीने तक मतलब हमने रोशनी ही नहीं देखा है, और बिना वजह बताए हम यही नहीं जान पाए कि मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। 8 महीने तक न हमने धूप देखी है, न दिन न रात। और बोले कि इसके बाद फिर हमारी आंखों में प्रॉब्लम आ गई, मुझे अभी भी नहीं दिखता है। तो अगर ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी घटना है और बहुत गलत हुआ है। जिन जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है, तो ये एक तरह से मुझे लगता है कि लोकतंत्र की सच में ये बहुत बड़ा उसका हनन है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर बौद्धिक वर्ग भी बटा हुआ है पूरी तरह से। कुछ लोग कहते हैं कि ये संविधान की और लोकतंत्र की हत्या थी, और जिनको इससे फायदा मिला उन्होंने इसको जस्टिफाई किया, और आज भी जस्टिफाई वो करते हैं। जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जस्टिफाई करते हैं कि अगर आपातकाल की घोषणा हुई तो उस समय प्रोडक्शन बहुत बढ़ा, उस समय हमारा प्रॉफिट बहुत बढ़ा, सब कुछ डिसिप्लिन में था क्योंकि उस समय प्रोटेस्ट नहीं हो सकता था। समझ रही हैं? तो कहने का मतलब ये है कि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आपातकाल हमारे संवैधानिक या लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर धब्बा है। लेकिन आज भी लोग बटे हुए हैं, आज भी लोग बटे हुए हैं कि उस समय जो परिस्थितियां थी क्या वो सही थी, गलत थी, और कुछ भी। और एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि आप देखिए कि किसी कोर्ट ने इसको असंवैधानिक नहीं बताया। सभी ने संवैधानिक बताया। इसको किसी कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक नहीं बताया। इसमें इवन जो जजेस थे वो सारे बटे हुए थे, वो बटे हुए थे। और सरकार ने ये क्या जस्टिफाई किया? आज भी कांग्रेस के कुछ मेंबर्स जस्टिफाई करते हैं और कहते हैं कि ये तो संविधान सम्मत व्यवस्था थी या आपातकाल था, क्योंकि संविधान में इसकी व्यवस्था दी गई है। इसको हम लोग कहते हैं लिटरल इंटरप्रिटेशन। जैसे 352 के प्रोविजन को पढ़िएगा तो उसमें 3 ग्राउंड दिए गए हैं। तो सवाल ये है कि क्या वो तीनों ग्राउंड अवेलेबल थे या नहीं थे? अब वार कह दिया गया। वार की परिभाषा भाई क्या है? इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक अशांति की क्या परिभाषा है? आपने आंतरिक अशांति का तो ग्राउंड ले लिया, लेकिन क्या सच में आंतरिक अशांति थी? या जेपी का जो नारा था संपूर्ण क्रांति का, ये कहना कि आप सरकार की बात मत मानिए, क्या इसको आप इंटरनल आप ये क्या बोलते हैं, इंटरनल डिस्टर्बेंस या आंतरिक अशांति कह सकते हैं या नहीं कह सकते? इसमें बहुत बड़ा अभी डिबेट है। और आपको कैसे लग गया कि ये इंटरनल डिस्टरबेंस है और इस पर हम इमरजेंसी लगा दें और आप जो कहें वही सब कोई मान ले, बिना किसी को जानकारी हुए? हाँ, बिना। और सरकार ये इसी आधार पर जस्टिफाई करती है कि संविधान में हमारी व्यवस्था है इमरजेंसी का, इसीलिए हमने लगा दिया। तो उसके तरीके भी तो अलग हो सकते हैं ना। ये तरीका नहीं हो सकता है कि किसी को भी आप इमरजेंसी लगा दिया, किसी को उठा करके बिना उसको कुछ बताए उसको उठाकर आप जेल में ऐसे ठूस दोगे क्या? ये साफ एक तानाशाही रवैया, डिक्टेटरशिप। हाँ, डिक्टेटरशिप का ये प्रतीक था। किसी भी तरह से इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। संविधान को पूरे राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों में व्याख्या की जाती है। भाई उसकी एक रूपरेखा ढांचा तो बना होगा ना किसी भी कार्य को करने के लिए, किसका ये प्रोसेस है एक लीगल तरीके से। प्रोसेस तो सब अपनाया जाता है। लोकतंत्र में यही एक बड़ी कमी भी है और एक बड़ी मजबूती भी है कि प्रक्रिया तो वही अपनाया गया, लेकिन उस प्रक्रिया को अपना के कितने लोगों के अधिकारों को कुचल दिया गया। मतलब आप ये कहें, अब जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपातकाल लगाना है तो बोलेगा कि भाई आपातकाल में व्यवस्था है कि हम कैबिनेट जो है इसको रिकमेंड करे प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट लिखित तौर पर डिक्लेयर कर दे। तो क्या बस इतने ही प्रोसेस से आपको अधिकार मिल गया कि सारे लोगों का राइट आप पूरी तरह से खत्म कर दें? वो भी किसी को पता ना हो। बिल्कुल, बिना नोटिस के बिना उसके एक तरह से इनलीगल हुआ ना। ये तानाशाही है कि आपका जो मन किया आपने अपनी मर्जी से किया। हालांकि तानाशाही का यही एक तरीका नहीं है, तानाशाही का और भी तरीका, बिना इमरजेंसी लगाए भी आपका पूरा राइट खत्म कर दिया जाए, ये भी एक तरीका है। लेकिन वो तरीका संविधान में नहीं है। ये संविधान में दिया गया था और इसका इस्तेमाल करके इंदिरा गांधी ने इसका बुरा इस्तेमाल किया, लोगों के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया। इसीलिए कहते हैं कि लोकतंत्र और संविधान पर एक धब्बा है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न हमारा आपसे ये है कि आप कानून के भी जानकार हैं। भारत को सबसे बड़ा संवैधानिक लोकतंत्र भी कहा जाता है। इसके बावजूद सारे लोकतांत्रिक मूल्यों को झुठलाते हुए आपातकाल के द्वारा तानाशाही स्थापित की गई।
क्या यह लोकतंत्र और संविधान के ऊपर सवाल नहीं उठता है? बताएंगे थोड़ा हमारे दर्शकों को? जी डॉक्टर बहुत रिंकी, इसको सटीक शब्दों में आप हाँ, बताने का बहुत ही प्रयास करेंगे। इम्पोर्टेंट सवाल है। और जैसा कि कुछ हमें लगता है कि इस सवाल के जवाब को हमने पिछले सवाल में बिल्कुल। हाँ बोला भी है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि दो लोगों को हमें याद करना चाहिए जो हमारे संविधान को बनाने वाले थे। एक प्रथम राष्ट्रपति अपने भारत के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जो संविधान को गढ़ने वाले सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति डॉक्टर अंबेडकर का नाम जरूर अभी याद किया जाना चाहिए। और ये बात जरूर कहा जाना चाहिए कि संविधान एक डॉक्यूमेंट है, और उस डॉक्यूमेंट को कैसे आप चलाते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, मतलब एक तरह से समझिए कि यह एक ऐसा फोर्स है जो आपको गाइड करता है। संविधान बताता है कि चीजों को ऐसे करना चाहिए, और ये उस व्यक्ति और व्यक्ति के समूहों पर निर्भर करता है जो इसको लागू करते हैं कि संविधान को कैसे लागू किया जाएगा। मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि उसका इस्तेमाल करना है कि उसका बेजा इस्तेमाल करना है या दुरुपयोग करना है, ये उसको चलाने वाले पर निर्भर करता है। लोग संविधान के अंदर आपका फंडामेंटल राइट दिया गया है, तो सरकार फंडामेंटल राइट आपका पूरा करती है कि उसका वायलेशन करती है, ये सरकार चलाने वाले पर निर्भर करता है। जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है, और आपातकाल काल के दौरान क्या हुआ? आपातकाल के दौरान ये कहा गया कि आप हमसे पूछ के न्यूज छापेंगे, एंड जो सरकार कहेगी वही छापेंगे। अगर आपको बोलना है तो आप वही बोलेंगे जो सरकार चाहती है। समझ रही हैं? तो कहने का मतलब कि अगर सरकार ऐसे करने लगे तो किसी का राइट प्रोटेक्ट होगा? नहीं प्रोटेक्ट होगा, उसका उल्लंघन होगा, वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है। तो उसी तरह संविधान में इमरजेंसी की व्यवस्था दी गई है कुछ परिस्थितियों में इसे लागू करने के लिए, कि मान लीजिए कि भारत की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाए, तब भाई आप इमरजेंसी का इस्तेमाल करिए। लेकिन इंटरनल डिस्टरबेंस के नाम पर मान लीजिए कि कहीं पे कोई मर्डर हो गया, कहीं पे कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, कहीं पे कुछ बलवा हो गया, तो क्या इसको आप आंतरिक अशांति मान लेंगे? कोई अगर कह दिया कि मान लीजिए कि आप भारत सरकार के आदेशों को मत मानो, तो ये भारत की एकता और अखंडता की खतरा हो गया क्या? नहीं, ये लोकल लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। तो कहने का मतलब मैं फिर वहीं पे लाता हूं बात कि जो शासक है, जो प्रधानमंत्री थी, उनकी मानसिकता क्या थी, उनको क्या लग रहा था, वो इसका इस्तेमाल कर रही थी कि इसका दुरुपयोग कर रही थी। ये साफ साफ जाहिर होता है कि संविधान अपने आप में गारंटी नहीं है लोकतांत्रिक मूल्यों का। ये भी कहा जा सकता है कि संविधान केवल लोकतांत्रिक हो जाने से आपके लोकतंत्र की सुरक्षा हो जाए, ये गारंटी नहीं मिल जाती। क्योंकि इसी संविधान का इस्तेमाल करके उन्होंने अपना तानाशाही स्थापित कर दिया, और ये साबित कर दिया कि शासक संविधान को भी खोखला साबित कर सकता है। संविधान में सारी चीजों को के देने के बावजूद भी उसने प्रूफ कर दिया कि हम तानाशाह भी बन सकते हैं। ये डेमोक्रेसी का सिद्धांत कितना कमजोर है, उन्होंने साबित कर दिया। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि संविधान अपने आप में आपकी सुरक्षा नहीं है, उसको चलाने वाला कैसा चलाता है, उसको उस सीप को, ये एक सीप की तरह कि आप ले जाकर के उसको समुद्र में डुबा देंगे कि पैसेंजर को बचा लेंगे। तो जब आंतरिक अशांति की बात है, तो आंतरिक अशांति को उन्होंने कैसे व्याख्या उसकी की, इस बात पर निर्भर करता है। और जब उनके दिमाग में ये आ जाए कि संविधान को हमको मानना ही नहीं है, अपने अनुसार हमको उसे उसकी व्याख्या कर देनी है, तो उसी का इस्तेमाल, ये दुरुपयोग हुआ। तो संविधान अपने आप में गारंटी नहीं है, वो उसको चलाने वाला कितना उस संवैधानिक मूल्यों के प्रति समर्पित है, इस बात पर निर्भर करता है कि आपके यहाँ संविधान का शासन होगा कि एक नेता का शासन होगा। और इमरजेंसी ये साबित करता है कि इस देश में जब हम कहते हैं संविधान का शासन या कानून का शासन, उस कानून के शासन से भी ऊपर एक शासन स्थापित हो गया, वो था एक व्यक्ति का शासन। तो ये इसका इस्तेमाल नहीं है, इसको हम दुरुपयोग कहेंगे। तो संविधान ही काफी नहीं है, उस नेता का या प्रधानमंत्री का संवैधानिक मूल्यों के प्रति कमिटमेंट भी उतना ही जरूरी है। और जो कमिटेड होगा संवैधानिक मूल्यों के प्रति, वो कभी भी इस तरह की तानाशाही या दुरुपयोग नहीं करेगा। कुर्सी उन्होंने अपनी खुद की समझ लिया था, व्यक्तिनिष्ठ इस्तेमाल के लिए ना। उसमें एक डॉक्टर रिंकी बस इंटरवेन करना चाहता हूँ। उस समय कांग्रेस एक नारा वो गढ़ा था,
इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, ये अपने आप में ये नारा जो है ना तानाशाही रवैये का तानाशाही प्रतीक रवैया है है। कि हम देश से ऊपर हैं, हमारे लिए देश कुछ नहीं, हम देश से ऊपर हैं। और इस तरह की मानसिकता अगर किसी व्यक्ति में हो तो निश्चित तौर पर वो संविधान और लोकतंत्र को अपना क्या समझता है, अपना अपने पॉकेट में रखने वाला कुछ चीज समझता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आपका जवाब रहा, बहुत सटीक शब्दों में आपने जवाब दिया। उम्मीद करती हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं वो समझ पाए होंगे। अगला प्रश्न हमारा आपसे ये है कि क्या आपातकाल के दौरान ज्यादती को जस्टिफाई किया जा सकता है, जैसा कि कांग्रेस पार्टी करती रही है? जिन लोगों की निर्दोष लोगों को निर्मम, एक तरह से हमको लगता है बहुत सारे लोगों की उस समय हत्या भी हुई होगी, ऐसा मैं मानती हूँ कि उस भगदड़ में बहुत सारे लोग मारे भी गए होंगे। तो क्या मतलब इसको कांग्रेस पार्टी, या क्या ये जो हुआ है तो क्या इसको किस रूप में कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि ऐसा नहीं हुआ है, या इसको हम खारिज कर सकते हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए डॉक्टर रिंकी, ये बहुत अच्छा सवाल है। जो ज्यादतियां हुई उसमें एक्सेस हुई, उसको किसी भी रूप में एक संविधान को मानने वाला या कानून के शासन को मानने वाला कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर सभी लोग तो नहीं, सभी लोग तो नहीं, इवन जो बड़े बड़े इनके नेता हैं, जैसे कि आप इंदिरा गांधी का एक पुराना इंटरव्यू आप उठा के देख लीजिए, उन्होंने इमरजेंसी लगाने को गलत नहीं ठहराया। उन्होंने ये कहा कि उस समय जो ज्यादतियां हुई, एक्सेस हुई, उसको हम गलत मानते। इंदिरा गांधी ने अपने इंटरव्यू में कहा है ये बात। उन्होंने कभी ये स्वीकार नहीं किया कि इमरजेंसी लगा करके हमने गलत किया है। आप ये मानसिकता समझिए पहले। इन लोगों ने कभी ये एक्सेप्ट नहीं किया कि इमरजेंसी लगाना हमारा गलत डिसीजन था। इन लोगों ने ये कभी नहीं माना। माना किस बात को? माना इस बात को, उस समय जो ज्यादती की गई संजय गांधी के द्वारा, पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, या जिन लोगों ने, ये इंदिरा गांधी ने यवतमाल है महाराष्ट्र में, इमरजेंसी के बाद वहां पर उन्होंने स्पीच में ये बात कही थी कि जिन लोगों ने भी इमरजेंसी के दौरान ज्यादती की या उस तरह की कोई भी एक्सेसेस की, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, उसकी जिम्मेवारी मैं लेती हूँ। लेकिन ये नहीं कहा कि इमरजेंसी लगा करके हमने गलत किया। आप समझिए इस पॉइंट को। दूसरी बात, ये बात सेम स्टेटमेंट सोनिया गांधी भी दे चुकी हैं। इसका मतलब क्या है कि इन लोग अभी भी इमरजेंसी के डिसीजन को गलत नहीं मानते, ठीक है, और ये कहते हैं, और दोनों में बाइफर्केशन करते हैं कि इमरजेंसी सही था, लेकिन जो उस समय लोगों के अधिकारों का हनन हुआ, लोगों को जेल में डाल दिया गया, या जो मतलब नसबंदी के लिए जो फोर्स किया गया, या संजय गांधी का उस समय जो आतंक था, करप्शन का भी लेवल बहुत ऊपर, हाई लेवल पर था। मारुति प्रोजेक्ट के बारे में आप जानती हैं कि किस तरह से उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं होने के बावजूद भी संजय गांधी ने मारुति फैक्ट्री में अपना वो कराया था। तो कहने का मतलब ये है, ये बड़ा आश्चर्यचकित होने वाली बात है कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है कि हम आजादी की लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, अपने अधिकारों के लिए, भारत के लोगों के अधिकारों के लिए, लेकिन जब उसी के शासन में इस तरह के अधिकारों का हनन और उल्लंघन हुआ तो उस इमरजेंसी को ही वो गलत नहीं मानती है। जबकि हुआ तो सब उसी के थ्रू ही है ना, उसी से हुआ है। इमरजेंसी अगर नहीं घोषित तो हुआ ये सब होता ऐसा तो नहीं इस तरह होता। से नहीं होता। तो आप इमरजेंसी को सही ठहरा दें, और इमरजेंसी के दौरान जो लोगों के अधिकारों का उल्लंघन और हनन हुआ उसको आप गलत ठहरा दें, ये कैसे हो सकता है? तो आप समझिए कि अभी भी कांग्रेस का कुछ सेक्शन है जो मानता ही नहीं है कि इमरजेंसी गलत था। अब जनता का इतना ज्यादा गुस्सा था कि 1977 में सरकार बदल दिया गया, और उसके बाद से कांग्रेस का केवल पतन दिखा है, केवल पतन, वोट शेयर सब घटता गया। तो अब मजबूरी में ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि आपातकाल के दौरान हो सकता था कि अगर वो लोग नहीं हारे होते तो ये बात कह देते कि जो भी उस समय हुआ वो सब ठीक हुआ। और इवन ये कितने कांग्रेसियों के द्वारा कहा गया। 1980 में आप जानते हैं कि 1977 में सेंटर में गैर कांग्रेसी सरकार बनी मोरारजी देसाई की, जनता पार्टी की, और तुरंत ही 3 साल बाद 1980 में इंदिरा गांधी फिर आ गई। और उस समय लोगों ने जस्टिफाई किया, हम इन
जो मानवाधिकार का या फंडामेंटल राइट का हनन है, किसी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन एक बात हम ये भी यहाँ जोड़ना चाहेंगे, आज भले कांग्रेस पार्टी कितना भी बात कर रही है अधिकारों की, सामाजिक न्याय की, ये पार्टी कुलीनों की पार्टी रही है, ये कुलीनतावाद बिल्कुल से प्रभावित रही है। हमेशा आजादी के बाद से लेकर के 90 के दशक तक आप उठा करके देख लिए, कभी भी सामाजिक न्याय का यह पक्षधर पार्टी नहीं रही है, केवल कुलीन लोगों की, रूढ़िवादी कहें लोकतंत्र की पक्षधर रही है। कुछ लोगों को मिला लो, वोट शेयर अपना बना लो, अपने सरकार में वो कर लो। लेकिन आज जब लोग जागरूक होकर अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं, समझने लगे हैं, तब जाकर के आज इनके नजर में सामाजिक न्याय, संविधान का अधिकार नजर आ रहा उनको है। पता है कि अगर उनको पता है कि हम इसकी राजनीति किए हुए ना आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब वही उनके पास एक हथकंडा बचा है। अब संविधान की मूर्ति लेके घूमते हैं, लड़ाई करते हैं, तो अब इससे काम चलने वाला नहीं है। तो हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, उसको कहीं से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। और आप कुछ कहना चाहते हैं कि अगले प्रश्न की तरफ चलें? आप अगले प्रश्न की तरफ चल सकती हैं। बिल्कुल। अगला सवाल हमारा आपसे ये है कि क्या भारतीय संविधान भविष्य में ऐसे आपातकाल लगाने वाले नेताओं को रोक पाने में सक्षम है कि आपातकाल लगेगा तो इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी, या फिर जो हुआ है या लोग उसको सही अभी भी मानते हैं? हालांकि हमारे प्रश्न रिपीट हो रहा है, वही बातें बार बार इसमें फिर आएंगी। इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं डॉक्टर, इनकी निश्चित तौर पर वो चीजें जुड़ी हुई हैं, तो रिपीट होना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, भारत का संविधान बड़ा ही दूरदृष्टि वाला है, ये फार साइटेड संविधान है। आने वाले भविष्य की चुनौतियों को कैसे संभालना है, कैसे हम अपने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना है, उन सारी चीजों की व्यवस्था हमारा संविधान करता है। लेकिन अगर कोई ये ठान ले कि हमें भारतीय संविधान का इस्तेमाल करना है, तो अगर इस्तेमाल करना है तो आप इस्तेमाल करेंगे ना, जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया। उन्होंने संविधान और संवैधानिक व्यवस्थाओं का बेजा इस्तेमाल किया, गलत इस्तेमाल किया। वो अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए, अपने तानाशाही को स्थापित करने के लिए उसका इस्तेमाल उन्होंने किया। हालांकि उसी संविधान का सहारा लेकर के वो बहुत कुछ अच्छा भी करने का प्रयास की थी, जैसे लैंड रिफॉर्म या बैंक नेशनलाइजेशन। लेकिन उनमें भी आप पूरा जब इतिहास उठा के देखिएगा तो उन कुछ लोगों से प्रेरित थी और कुछ लोगों को फायदा पहुंचा रही थी। इस पर भी बात करने की जरूरत है। तो कहने का मतलब ये है कि कौन उस संविधान को कैसे इस्तेमाल करना चाहता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। कि अगर ये पूछा जाए कि ठीक है उस समय ये प्रावधान था, तो क्या प्रावधान का दूसरा पहलू भी तो था कि हम दूसरे तरीके से उसका सॉल्यूशन, या बिना कैबिनेट के फैसला के, बिना कैबिनेट से सहमति लिए सीधे हम आपातकाल की घोषणा कर देंगे? तो कहने का मतलब ये उस व्यक्ति पर भी निर्भर करता है। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं जोड़ना चाहता हूं, कि जैसे ही इंदिरा गांधी का शासन खत्म हुआ, मतलब गैर कांग्रेसी सरकार बनी जनता पार्टी की, भारत के संविधान में 44वां संविधान संशोधन किया गया। और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा बहुत सारी चीजों में बदलाव कर दिए गए। और उसमें ये सबसे बड़ा बदलाव था कि इंटरनल डिस्टर्बेंस के शब्द को ही हटा दिया गया और वहां उस जगह पर आर्म्ड रिवेलियन कर दिया गया। तो आपके पास 3 ग्राउंड बचा, वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन मतलब सशस्त्र विद्रोह। तो इंटरनल अशांति वाला जो पार्ट था उसी को सीधे संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। तो युद्ध अगर होता है तो निश्चित तौर पर वैसी परिस्थिति बनी तो सरकार को फैसला लेना है, या कोई बाह्य आक्रमण हो जाए, एक्सटर्नल एग्रेशन, अब पाकिस्तान है, चाइना है, अगर वो अटैक कर दे तो उस समय इमरजेंसी लगाई जा सकती है। लेकिन सवाल ये है कि एक मिनट, और तीसरा जो ग्राउंड है वो आर्म्ड रेबेलियन है, कि मान लीजिए भारत में कोई हथियार उठा के भारत और भारत सरकार या भारत के लोगों के खिलाफ विद्रोह कर दे, तो उस समय इंटरनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो इंदिरा गांधी ने इस्तेमाल किया था उसी दुरुपयोग को रोकने के लिए ये बदलाव किए गए। तो अब इतना सिंपल नहीं है। यही नहीं, अब बिना कैबिनेट के रिटन रिकमेंडेशन के उस समय क्या हुआ, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को रिकमेंड कर दिया
कैबिनेट से कोई सहमति ही नहीं हुई, उनसे डिसीजन ही नहीं हुआ, फैसला ही नहीं हुआ, और सीधे उन्होंने अब उसको रिग्रेस बना दिया गया और ये कर दिया गया कि बिना कैबिनेट के रिटन रिकमेंडेशन के भारत में इमरजेंसी 352 के अंतर्गत नहीं लगाई जा सकती है। तो 44वां संविधान संशोधन प्रधानमंत्री और भारत सरकार यानी कैबिनेट के ऊपर बहुत सारे रोक को जोड़ा संविधान में, और अब ये लगभग असंभव है कि आप इसका बेजा इस्तेमाल नहीं करें। ठीक है, बेजा इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब, अब इसके बाद एक तीसरा चीज हम बताना चाह रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री और भारत की सरकार कोई किसी की हो, वो तानाशाही पर ही उतर आए, संविधान को ही मानना छोड़ दे और ये कह दे कि हमको संविधान को फेंक देना है, तो उसका कोई विकल्प नहीं है। उस केस में जनता को तय करना है कि इनका क्या करना है जो इस तरह से कर रहे हैं। अब बोलिए डॉक्टर, इनकी जो आप कुछ कह रहे हैं। मैं ये कहना चाहती थी कि आपातकाल की व्यवस्था संविधान में है, लेकिन इस तरह से तो नहीं है ना कि आप जनता को बिना सूचित करे, किसी को कुछ नहीं पता है, सीधे आप आए और सीधे घोषणा कर दे कि आपातकाल लग गया और निर्दोष जनता को उठा उठा करके आप मारना शुरू कर दें, पुलिस को पूरी तरह छूट दे दे कि चाहे मारे चाहे जिस तरह उनके साथ दुर्व्यवहार करे, तो इस तरह से तो नहीं होगा ना। डॉक्टर, इनकी ये लोकतंत्र की कमजोरी भी कह सकती है इसको, क्योंकि भारत में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें 5 साल पे चुनाव होता है और वोट देने के बाद जनता से कितना कुछ पूछा जाता है ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। वो 5 साल के बाद चुनाव आता है और चुनाव में आपको आकर के कुछ मुद्दे गिनाए जाते हैं, शकल दिखाएंगे बस चले जाएंगे, वोट ले लेते हैं। तो कहने का मतलब कि ये संसदीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा संकट है, जहां पर एक बार वोट देने के बाद आप अपना पावर ही दूसरे को दे देती हैं कि आप ही सर्वे सर्वा हैं सरकार, और आप ही को डिसाइड करना है कि क्या करना है, और वही वो करता है। तो कहने का मतलब ये है कि जनता से इसमें कोई सलाह नहीं लिया जाता और उसका जस्टिफिकेशन ये दिया जाता है कि हम संसदीय लोकतंत्र में हैं, हम विश्वास प्रकट करते हैं सरकार के ऊपर कि वो जो करेगी संविधान सम्मत करेगी, और जब सरकारें आती हैं तो संविधान सम्मत कम, संविधान असम्मत ज्यादा करती हैं, गैर सम्मत ज्यादा करती हैं, और उस पावर का वो लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। जैसे इंदिरा गांधी ने किया, भाई जनता ने मैंडेट इसलिए नहीं दिया था ना कि आप इमरजेंसी लगा दें, लेकिन आपने क्या कहा कि जनता ने हमें प्राइम मिनिस्टर बनाया है, हम जो चाहे सो कर सकते हैं। ये अभी की भी सरकार कह सकती है, आगे की भी सरकार कह सकती है। तो लोकतंत्र जो इतना बड़ा लोकतंत्र है उसमें सबसे बड़ी खामी ये है कि 5 साल के पहले आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है जनता के पास कि हम आपसे सवाल पूछें। कहा जाता है कि भारत में राइट टू रिकॉल होना चाहिए। राइट टू रिकॉल का मतलब कि अगर सरकार काम नहीं कर रही है, हमारा एमएलए एमपी काम नहीं कर रहा है, तो उसको वापस बुलाने का मतलब, उसका जो जीता एमएलए एमपी बना है उसको खारिज कराने का अधिकार भी होना चाहिए। वो भारत में नहीं है। तो आज भी वो बहुत बड़ा एक संकट है आपके लोकतंत्र में कि आपने मैंडेट दे दिया, आज चुनाव हुआ, किसी मुद्दे पर हमने मैंडेट दे दिया, कल कोई नई परिस्थिति बनी और उसी को सरकार कहेगी कि हमें तो जनता ने भेजा है फैसला लेने के लिए, हम तो कुछ भी ले, आदमी को औरत बना दें, औरत को आदमी बना दें। तो ये एक बहुत बड़े संकट की तरफ आपने इशारा किया है कि ये संविधान में एक बहुत बड़ा संकट है जिसका कोई सॉल्यूशन आज तक नहीं निकला। और जो भी सरकार में आता है वो सोचता है कि हम जो चाहे वही कर ले, वो जाने के बाद वो आपका नौकर नहीं होता। जब चुनाव जीतना होता है तो कहता है कि हम तो आपके नौकर हैं, जनता हमारी भगवान है, हम जनता का ही बदौलत आते हैं। लेकिन जैसे ही वो सत्ता में जाता है तो जनता 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 रहती है, वो भगवान बन जाता है। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी क्राइसिस है जो आपके भारत में भी है। तो यही मेरा जवाब होगा आपके इस सवाल के। बहुत अच्छी चर्चा परिचर्चा रही, बहुत मुद्दों पे, बहुत बिंदुओं पे हमारे आपने बहुत उसको बारीकी से छूने का प्रयास किया है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं वो इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो हमीद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद।